2 months. Okay, good morning. Please come to ratio analysis chapter. तो पहले 1-2 मिनट में हम फिर से एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं, और ये सारे फॉर्मूले आपकी बुक के चैप्टर के टुवर्ड्स द एंड लिखे हुए हैं. एक बार सभी लोग वहां पर आ जाओ. करंट रेशियो का फॉर्मूला बोलो. करंट रेशियो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी. क्विक रेशियो बोलो. क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी. कैश रेशियो बोलो. कैश एंड बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी अपॉन करंट लायबिलिटीज. बहुत अच्छे. बेसिक इंटरवल रेशियो. कैश एंड बैंक प्लस नेट रिसीवेबल प्लस मार्केटिंग से अपॉन डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंस. डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज. नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज. इक्विटी रेशियो शेयर होल्डर्स इक्विटी अपॉन नेट एसेट. डेट रेशियो टोटल डेट अपॉन नेट एसेट. डेट टू इक्विटी रेशियो टोटल डेट अपॉन, इसमें एक और होता है लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी, डिपेंडिंग अपॉन इंफॉर्मेशन गिवन. जनरली लॉन्ग टर्म डेट लेते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट ने कुछ कुछ आंसर में टोटल डेट लिया है. और उसके बाद डेट टू टोटल एसेट रेशियो. टोटल डेट अपॉन टोटल एसेट्स. टोटल डेट अपॉन टोटल एसेट्स. कैपिटल गियरिंग रेशियो में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर प्लस अदर बोरोड फंड्स डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व. एनी लॉसेस, कोई लॉस रहे तो लेस कर देना. प्रोप्राइटरी रेशियो में आएगा प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट्स. डेट सर्विस कवरेज रेशियो में आएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर डेट सर्विस अपॉन इंटरेस्ट. यहाँ पर आपको इंस्टॉलमेंट भी ऐड करना है. और अगर सिर्फ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आएगा तो EBIT अपॉन इंटरेस्ट. और कई बार हम इसमें डेप्रीशिएशन भी ऐड बैक कर देते हैं अगर दिया हो क्वेश्चन में. तो प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो में होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड लायबिलिटी. एंड फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो में होगा EBIT प्लस डेप्रीशिएशन अपॉन इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑफ लोन. और इसमें आप प्रेफरेंस डिविडेंड भी अगर दिया हो तो ऐड कर सकते हैं. ठीक है. हाइयर द रेशियो बेटर इट इज. उसके बाद हम देखेंगे एक्टिविटी रेशियो टोटल एसेट रेशियो. तो यहाँ पर हम या तो सेल्स ले लेंगे या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले लेंगे डिवाइड बाय एवरेज टोटल एसेट. हाइयर द रेशियो हाइयर द एफिशिएंसी. उसी तरह फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो में हम सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज फिक्स्ड एसेट. एवरेज नहीं हो तो क्लोजिंग फिक्स्ड एसेट. हाइयर द रेशियो हाइयर द एफिशिएंसी. कैपिटल टर्नओवर रेशियो सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज नेट एसेट या एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड. हाइयर द रेशियो बेटर इज द एफिशिएंसी. वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले लेंगे डिवाइड बाय एवरेज वर्किंग कैपिटल. हाइयर द रेशियो बेटर द परफॉर्मेंस. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में पहले हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेंगे, अदरवाइज सेल्स लेंगे डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री. डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज अकाउंट रिसीवेबल. हाइयर द बेटर. फिर डेटर वेलोसिटी या एवरेज कलेक्शन पीरियड, इसको बोलते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड. बुक के एंड में लिखा हुआ है सारे फॉर्मूले, जिसको डेटर्स कलेक्शन पीरियड भी बोलते हैं. एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल अपॉन एवरेज डेली क्रेडिट सेल. एवरेज अकाउंट रिसीवेबल अपॉन एवरेज डेली क्रेडिट सेल. इज इट राइट? या फिर आप इसको 365 बाई डेटर्स टर्नओवर रेशियो से भी निकाल सकते हैं. चाहिए तो दूसरे दूसरे फॉर्मूले भी जो होते हैं वो भी लिख के रखना है. 365 बाई डेटर्स टर्नओवर रेशियो. पेबल टर्नओवर रेशियो का एवरेज नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज अकाउंट्स पेबल. और अगर पेबल वेलोसिटी निकालनी है, पेबल वेलोसिटी मीन्स एवरेज पेमेंट पीरियड. एवरेज पेमेंट पीरियड, तो यहाँ पर हम लेंगे एवरेज अकाउंट्स पेबल अपॉन एवरेज डेली क्रेडिट परचेजेस. या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं 365 बाई पेबल टर्नओवर रेशियो.
ये भी अच्छे बच्चे लिख कर रखेंगे। एग्जाम में अगर पेबल टर्नओवर रेशियो दिया और पेबल वेलोसिटी निकालनी है तो फिर आपको 365 डिवाइड बाई ये रेशियो करना होगा। ठीक है, उसके बाद हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी देख लिया है, जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100, हाइयर द बेटर। नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स, हाइयर द बेटर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो तो ईबीआईटी अपॉन सेल्स, हाइयर द बेटर। ठीक है, देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू सेल्स रेशियो, सीओजीएस अपॉन सेल्स। ऑपरेटिंग एक्सपेंस टू सेल्स रेशियो, तो जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया रहेगा दैट डिवाइड बाय सेल। लेकिन अगर आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया हुआ है या ऑपरेटिंग रेशियो वर्ड यूज किया है तो आप सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन सेल्स लेंगे। फाइनेंशियल एक्सपेंस रेशियो, फाइनेंशियल एक्सपेंस अपॉन सेल्स इनटू 100। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना हो तो रिटर्न और प्रॉफिट और अर्निंग डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट। अब रिटर्न में आपको एसेट भी हो सकता है, कैपिटल एम्प्लॉयड हो सकता है, इक्विटी हो सकता है। तो रिटर्न ऑन एसेट दिया है तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन एवरेज टोटल एसेट, हाइयर द बेटर। यहां तक हमने कर लिया। फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे आ जाओ। अभी यहां तक था हमारी कल तक की कहानी। जैसे कोई एपिसोड चालू होता है तो ऐसे ही रहता है ना, पहले 2-3 मिनट में अब तक, फिर बोलते हैं अब आगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आ रहा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE। मिल गया क्या? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फॉर एग्जाम पर्पस it is another variation of ROI. ROCE is calculated as follows. तो या तो आपको प्री टैक्स निकालने बोला जाएगा या आपको पोस्ट टैक्स निकालने बोला जाएगा। प्री टैक्स का मतलब टैक्स डिडक्शन करने के पहले हमारी रिटर्न कितनी है, प्री टैक्स रिटर्न। ठीक है, और पोस्ट टैक्स रिटर्न मतलब टैक्स पे करने के बाद हमारा रिटर्न कितना आ रहा है। तो प्री टैक्स निकालना होगा तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हम क्या लेंगे, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बिकॉज ये इनकम जो है ये जाता है जो लोग कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स लॉन्ग टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल एम्प्लॉयड। जो अच्छे बच्चे रहेंगे वो लिखते रहेंगे और कुछ बच्चे क्लासरूम को आश्रम समझकर बैठ जाते हैं, है कि नहीं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आएगा, शेयर होल्डर फंड आएगा प्लस लॉन्ग टर्म डेट आएगा। शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। इन लोगों ने पैसा कंट्रीब्यूट किया है, इन लोगों ने पैसा डाला है बिजनेस में, ओनर ने डाला है, और लॉन्ग टर्म डेट बोरोड मनी। उस पैसे से कितनी इनकम हुई वो है EBIT। उस पैसे से जो इनकम होती है दैट इज EBIT और ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, प्री टैक्स निकालना हो तो EBIT लेना है डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में आएगा शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, रिवर्स वर्किंग। फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो भी हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपको डेटा किस प्रकार से दिया गया है आप उसके हिसाब से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि बच्चा कैपिटल वर्ड सुन के सिर्फ शेयर कैपिटल ले लेता है। सिर्फ शेयर कैपिटल नहीं लेना है, कैपिटल मतलब पूरे लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। और पोस्ट टैक्स निकालना हो तो EBIT इंटू 1 - T करना है। 1 - T करने से क्या होता है, प्री टैक्स रिटर्न विल बिकम कन्वर्टेड इनटू पोस्ट टैक्स रिटर्न। कैसे होता है जरा चेक करना। सपोज आपका प्री टैक्स रिटर्न 10% है, ये वाला आंसर 10% आया।
बोलो हाँ। टैक्स रेट कितना है? 30% है। टैक्स रेट 30% है। तो मैं आपसे पूछूंगा आपका पोस्ट टैक्स रिटर्न कितना है? आपका पोस्ट टैक्स रिटर्न कितना होगा? तो आप, एक तरीका तो है, सिंपल वाला मैथ्स यूज करेंगे। 10 रुपये आपने कमाया, 10 रुपया कमाया, लेकिन टैक्स कितना भरेंगे? 30 रुपीज, 30% ऑफ 10, 3 रुपए गए टैक्स में। तो टैक्स पे करने के बाद कितना आया? 7। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है फॉर्मूला, 10 लेंगे, 10% को 10 ले लेते हैं, 1 माइनस 30% को लिख देंगे 0.30, 30% को लिखेंगे 0.30। अब जरा कैलकुलेट करो, तो 10 इंटू 0.7 आ गया, 7%। वही है, तो फॉर्मूले से क्या हमारा काम जल्दी हो जाएगा? फॉर्मूले से काम जल्दी हो जाएगा ना। लॉजिक वही है, आप 10 लेकर उसमें से 30% ऑफ 10 माइनस कर रहे हैं, या डायरेक्टली जैसे 10 माइनस 30% ऑफ 10, यही किया ना हमने। तो इसको 10 कॉमन हो गया, 1 माइनस 30%। तो वही तो फॉर्मूला है, इसमें कोई पीएचडी थोड़ी करना है अपने को। इज इट राइट? तो आप क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन में प्री टैक्स पूछा है तो प्री टैक्स लेना है, पोस्ट टैक्स पूछा है तो पोस्ट टैक्स लेना है, कुछ नहीं पूछा है तो दोनों से कर देना है, अगर आपके पास टैक्स रेट अवेलेबल हो तो। इज इट राइट? जब भी डाउट हो, श्री हनुमान को याद रखना, ठीक है? पूरा डाल देना वहां पे, पहाड़। समटाइम दिस रेशियो इज ऑल्सो कैलकुलेटेड एज, प्री टैक्स निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, पहले पैट लिया, फिर उसमें इंटरेस्ट ऐड बैक कर दिया, क्योंकि हम अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे तो जो रिटर्न होगा वो प्रॉफिट के इंटरेस्ट के पहले का होना चाहिए। रिटर्न किसके पहले? इंटरेस्ट डिडक्ट करने के पहले, बिकॉज वो भी तो एक इनकम है जो लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइडर को जाती है। जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैलकुलेट करेंगे उसको कितनी इनकम जा रही है हमें वो लेना है। तो लॉन्ग टर्म प्रोवाइडर्स को इंटरेस्ट भी जाता है और डिविडेंड भी जाता है, तो ऊपर न्यूमरेटर में हम इंटरेस्ट माइनस नहीं करेंगे, और अगर कर दिया है तो, तुम बोलोगे कर दिया है तो ऐड बैक करेंगे। इज इट राइट? अब इस फॉर्मूले में इंस्टीट्यूट ने एक गलती की है, पूछो क्या? एक तरफ तो यहाँ लिख रहा है प्री टैक्स, और दूसरी तरफ यहाँ लिख रहा है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इज इट राइट? तो आप इसको प्री वर्ड काट दो, पोस्ट वर्ड लिख दो। कुछ कुछ जगहों पे इनकंसिस्टेंसी है, क्योंकि ये प्री टैक्स कैसे होगा ना, उसमें तो उन्होंने टैक्स माइनस कर रखा हुआ है, या फिर फॉर्मूले को चेंज करना पड़ेगा, उसको फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जगह नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स करना पड़ेगा। इज इट राइट? वेयर कैपिटल एम्प्लॉयड इज टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, जो मैंने आपको लिख कर दिया था, फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, या फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, बिकॉज करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी इज वर्किंग कैपिटल। या फिर अगर आप लाइबिलिटी साइड वाला रूट अपनाते हैं तो शेयर होल्डर फंड लेंगे, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। तो ये रेशियो का पर्पस क्या है? ये रेशियो का पर्पस है ये कंपनी कितनी प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर रही है, उससे वो पता चलता है। जिन्होंने कंपनी में फंड्स इन्वेस्ट किया है उनको क्या रिटर्न मिल रहा है, इससे वो पता चलता है। इज इट राइट? इससे ये भी पता चलता है कि क्या कंपनी को बोरो करना चाहिए या नहीं, क्या कंपनी को बोरो करना चाहिए या नहीं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आपको आराम से सोच विचार के जवाब देना है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, क्या कंपनी को बोरो करना चाहिए? क्या कंपनी को बोरो करना चाहिए? द आंसर इज यस।
इफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपनी कैन बोरो, क्योंकि उनको पे करना है 10% और उस मनी से, उस पैसों से आप अर्न कर रहे हैं 15%। तो मैंने आपसे सपोज 100 रुपया उधार लिया, 100 रुपये आपसे लोन लिया, 15% अर्न किया, यानी 15 रुपये मैंने अर्न किया, उसमें से इंटरेस्ट कितना पे करूंगा 10, तो फिर भी मेरे लिए 5 बचेगा। लेकिन अगर ROC इज लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन डू नॉट बोरो। सपोज मैंने 100 रुपये आपसे लिया और 8 रुपया अर्न किया और आपको 10 रुपये देने हैं। 100 रुपये लेकर मैंने बिजनेस चालू किया, 8 रुपये कमाया उससे, लेकिन आपको 10 रुपये देना है, तो बोरिंग इज नॉट जस्टिफाइड। इज इट राइट? अब अगर आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया है और कैपिटल एसेट निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में हम इनटेंजिबल एसेट भी कंसीडर करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड में एग्जाम्पल ऑफ इनटेंजिबल एसेट गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क विल बी कंसीडर्ड। आज के ज़माने में जितनी टेंजिबल एसेट की वैल्यू नहीं है, उससे ज़्यादा वैल्यू इनटेंजिबल एसेट की है। लेकिन अगर बैलेंस शीट में फिक्टिशियस एसेट है, जैसे फॉर एग्जांपल डेफर्ड एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, अंडरराइटिंग कमीशन, ये सब एसेट के नाम पे धोखा है, कलंक है, ठीक है, इनको कंसीडर नहीं करेंगे, इनको कंसीडर नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और अगर आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, देन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड शैल बी टेकन। इज इट राइट? बोलो यस। देन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज टेकन। तो मैं क्या करूंगा, आपको एक एग्जाम्पल लिखवाऊंगा जिससे आपके ज्ञान के द्वार खुलेंगे। इज इट राइट? रिटर्न ऑन इक्विटी में जाने के पहले एक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। कुछ क्वेश्चन करवा देता हूं मैं आपको एक्स्ट्रा। लिखिए, कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। एक बेसिक क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, तो पहले आप लिखना यहां पे रुपीज इन लैक्स, शेयर कैपिटल 200, जनरल रिजर्व। मैं आपको जो क्वेश्चन लिखवा रहा हूं वो सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए है। जनरल रिजर्व 150 है, P&L अकाउंट 50, तो ये आपका शेयर कैपिटल एंड रिजर्व आ गया। उसके अलावा क्वेश्चन में आपको लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म लोन भी मान लो 300 दिया हुआ है। और फिर क्वेश्चन में आपको EBIT दिया हुआ है, सपोज EBIT 140 दिया हुआ है। बस अब इतने में से आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। तो अब मैं इसका आंसर बनाने जा रहा हूं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में आपको लेना है EBIT अपॉन शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, नीचे लिखना EBIT तो मैंने आपको डायरेक्टली दे रखा है, अदरवाइज निकालना भी पड़ सकता है। और शेयर होल्डर फंड में आएगा ये 3 आइटम, 200 प्लस 150 प्लस 50 और
लॉन्ग टर्म डेट में लोन आ जाएगा 300, लॉन्ग टर्म डेट में लोन आ जाएगा 300, ठीक है। तो अब एक स्टूडेंट बताएगा मुझे इसका जवाब क्या होगा, कैलकुलेट करके बताओ, आराम से सोच के विचार के जवाब देना है। हाँ जी, आपका जवाब 23.33। क्या आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हैं या सच बोल रहे हैं? कितना आया? 0.2 आया ना, उसको इंटू 100 कर दो तो 20% आ रहा है। तुम्हारा 23.33% कैसे आ गया व्यक्ति? चलो कोई बात नहीं, सुबह सुबह हो जाता है। इज इट राइट? सुबह सुबह हो जाता है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, माफ कर देते बच्चे को। ओके। हाँ जी, 600 ले लिया था। 600 कहाँ दिया हुआ है? ले लिया था। अपनी मर्जी से चलेगा क्या तुम्हारा? तुम एग्जाम में भी ऐसे ही करोगे, अपनी मर्जी से। उसने 700 दिया, तुमने 600 ले लिया, तुम बोलो मेरी मर्जी, मैं यहाँ का किंग हूं। ये मेरी सल्तनत है, मैं 600 लूं 700 लूं, मेरी मर्जी। अगला रेशियो हमारी बुक में आ जाओ। रिटर्न ऑन इक्विटी। एक तो वैसे ही टाइम कम है, ऊपर से तुम लोग बीच बीच में मजाक भी कर लेते हो। रिटर्न ऑन इक्विटी, चलिए रिटर्न ऑन इक्विटी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से निकालते हैं? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। इसको बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू। आप कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, फाइनेंशियल न्यूज़पेपर या न्यूज़ मैगजीन वगैरह देखेंगे फाइनेंस की, तो उसमें रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में डिस्कस रहता है। कोई भी इन्वेस्टर जो है इक्विटी इन्वेस्टर, उसने पैसा लगाया तो बदले में रिटर्न चाहेगा। वो देखना चाहेगा कि इस कंपनी में रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, मेरे इन्वेस्टमेंट पे मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है। दो कंपनी को कंपेयर करता है, जहां पर उसको ज़्यादा रिटर्न मिले वो वहां पर भी इन्वेस्ट कर सकता है। So this is one of the very important ratios to understand the performance of the company. Okay? तो निकालना कैसे है? तो निकालना को है, पहले आपको देखना है कि ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, इक्विटी शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू। पहले तो आप एक थियरी क्वेश्चन के लिए यहां पे लिख लो, थियरी क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी। क्वेश्चन क्या था आएगा एग्जाम में? सिग्निफिकेंस ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी। तो आप लिखेंगे दिस मेजर्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इक्विटी फंड्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। इट रिवील्स हाउ प्रॉफिटेबली द ओनर्स कैपिटल हैव बीन यूटिलाइज्ड बाय द फर्म। It also measure the percentage return generated to equity shareholder. So it's a measure of efficiency. It's a measure of profitability. It's a measure of how your resources are getting utilized by the company. कैलकुलेशन करना है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? इक्विटी शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अकॉर्डिंगली फॉर्मूला समझ में आएगा आपको। इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे, यस और नो? पहले प्रेफरेंस डिविडेंड पे करेंगे, उसके बाद जो बचेगा दैट इज कॉल्ड अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। और डिवाइड करते समय भी इक्विटी शेयर होल्डर फंड से डिवाइड करेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आएगा? इक्विटी शेयर होल्डर फंड में आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस माइनस लॉसेस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंसेस, माइनस लॉसेस माइनस मिसलेनियस expenses. Interpretation: it is the indicator of the profitability and growth of the company.
जिस कंपनी का ROE ज़्यादा है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, उसकी ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है. कंपनीज कैन बोस्ट अ हाई रिटर्न ऑन इक्विटी with little or no debt are able to grow without large capital expenditure, allowing the owners of the business to withdraw cash and reinvest it elsewhere. जिस कंपनी में ROE ज़्यादा है वो कंपनी अपने ओनर को ज़्यादा डिविडेंड भी दे सकती है, वो कंपनी का ग्रोथ रेट भी ज़्यादा होता है. जिसका ROE ज़्यादा है उसका ग्रोथ रेट भी ज़्यादा है, वो ज़्यादा डिविडेंड भी पे कर सकती है, इन्वेस्टर पैसे विड्रॉ करके कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकता है. मेनी इन्वेस्टर्स फेल टू रियलाइज दैट हाउएवर दैट टू कंपनीज कैन हैव द सेम रिटर्न ऑन इक्विटी येट वन कैन बी हैविंग अ मच बेटर बिजनेस. सिर्फ रिटर्न ऑन इक्विटी इक्वल होने से जरूरी नहीं है कि दोनों सेम है. आपको ये भी देखना दोनों ने रिस्क किसने ज़्यादा लिया और किसने कम लिया. तो कई बार आप ज़्यादा रिस्क लेकर भी ROE इंप्रूव कर सकते हैं. इज इट राइट? तो आपको उसको डिटेल में एनालिसिस करना है कि ये रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे आया. अगर ये बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर आया है तो देन इट इज़ नॉट कंपेरेबल. इज इट राइट? एक कंपनी फूड बिजनेस में है, उनका ROE 15% है. एक कंपनी गन और बॉम्ब बनाती है, उसका भी ROE 15% है. तो क्या दोनों बराबर है? ये कंपनी ज़्यादा रिस्क ले रही है. इज इट राइट? कभी भी गन और बॉम्ब को सरकार बैन कर सकती है तो बिजनेस बंद हो जाएगा. इफ रिटर्न ऑन टोटल शेयर होल्डर, और आपको मान लो रिटर्न ऑन टोटल शेयर होल्डर निकालने दिया जाए तो क्या करेंगे? टोटल शेयर होल्डर मतलब इक्विटी एंड प्रेफरेंस. तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा सिर्फ पैट डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड लिखेंगे. फिर शेयर होल्डर में दोनों आ गए, फिर यहां पे प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस नहीं होगा. सो दिस इज कॉल्ड रिटर्न ऑन टोटल शेयर होल्डर्स फंड. तो रिटर्न ऑन टोटल शेयर होल्डर फंड अगर पूछेंगे तो पैट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड लेना है. और शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, माइनस लॉसेस एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर आएगा. लिख लिया? आपकी बुक में शायद फॉर्मूला उन्होंने नहीं लिखा है, सिर्फ ज्ञान बांटा है. सेकेंड वाला पॉइंट, सेकेंड, अगर किसी का रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा है तो उसका ग्रोथ रेट भी ज़्यादा होता है. इस राइट? क्योंकि फंड्स को बार बार इंप्लॉय कर सकते हैं, या ऐसी कंपनी अपने शेयर होल्डर को ज़्यादा डिविडेंड भी दे सकती है, शेयर होल्डर डिविडेंड निकाल कर उसको कहीं और इन्वेस्ट भी कर सकता है. तो ऐसी कंपनी को जनरली इन्वेस्टर प्रेफर करते हैं जिसका ROE ज़्यादा है और डेट कम है. ठीक है, यहां तक सबने लिख लिया? अभी मैं आपको एक छोटा सा पहले क्वेश्चन दूंगा रिटर्न ऑन इक्विटी निकालने के लिए. क्या आप तैयार हैं? बोलिए यस. ऐसे जोश नहीं आया ज़्यादा, लेकिन ठीक है. कैलकुलेट रिटर्न ऑन इक्विटी. कैलकुलेट रिटर्न ऑन इक्विटी. फिर यहां लिख देना रुपीज इन लैक्स. ध्यान से लिखना है, गलती नहीं करनी है, टाइम कम है अपने पास. कैपिटल 250, ब्रैकेट में लिख दो इक्विटी कैपिटल. फिर लिखा है रिजर्व 100, फिर लिखा है लोन 120, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ, ये भी मान लो दे दिया आपको बैलेंस शीट में, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ 60. EBIT, सपोज EBIT 150 दिया हुआ है, इंटरेस्ट 24, टैक्स प्रोविजन 60,
अब आपको इसमें से ROE कैलकुलेट करना है। तो ROE कैसे निकालेंगे? पहले मुझे अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर निकालना पड़ेगा। इज इट राइट? ROE इज इक्वल टू अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय इक्विटी कैपिटल। इस क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल है प्लस रिजर्व है माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ, माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ। तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर में एक तो EBIT 150 है, उसमें से इंटरेस्ट माइनस होगा, उसमें से टैक्स प्रोविजन भी माइनस होगा, तब जाकर आएगा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। और इक्विटी शेयर कैपिटल में 250 आएगा, रिजर्व में 100 आएगा, और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ 60 माइनस कर देंगे। लोन का कुछ नहीं करना है, लोन मैंने जानबूझकर दिया है कंफ्यूज करने के उद्देश्य से। अगर कंफ्यूज हो गए तो इंस्टीट्यूट का फायदा हो जाएगा। इज इट राइट? तुम गलती करोगे, कमाएगा कोई और। बस वो बैठे ही हैं तुम्हारे से मार्क्स, तुम्हारे से पैसे वसूलने के लिए। तुमने दिया मौका, उन्होंने लगाया चौका। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का फंड रहेगा तो भी रिजर्व ऐड होगा। रिजर्व तो किसके लिए होता है? रिजर्व का मालिक कौन? बात खत्म। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिजर्व में से हिस्सा नहीं मिलता है। लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता तो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर हम माइनस करते हैं। ठीक है, तो फाइनल आंसर किसने कैलकुलेट किया? इनटू 100 करने के बाद बताओ। हाँ जी, 22 पॉइंट श्योर, क्योंकि तुम लोगों के ऊपर भरोसा थोड़ा कम है मेरे पास। कोई बच्चा 700 की जगह 600 ले लेता है, ऐसा तो नहीं किया ना। तो ये हो गया रिटर्न ऑन इक्विटी। हो गया, कर लिया। एक और लिखवा दूं क्या? एक और लिख लो। कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैलकुलेट ROC। इक्विटी लिखना है 150 रुपीज इन लैक्स, डेट 300, EBIT 90, EBIT 90। अब इससे इजी क्वेश्चन तो मैं दे ही नहीं सकता। आपको ROCE बताना है, ROCE। प्री टैक्स पोस्ट टैक्स पूछ रहे ना लायक, जो दिया उससे ही काम चलाना है अब आपको। जब मैंने टैक्स लिखा ही नहीं है तो तुम क्यों और मेरा काम बढ़ा रहे हो? 100%, 20%। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में आएगा EBIT अपॉन इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट। इसलिए मैंने उतना ही दिया जितना अपने काम का है, 90 डिवाइड बाई। जब मैंने आपको टैक्स नहीं दिया है तो तुमको प्री टैक्स पोस्ट टैक्स पूछना ही नहीं है। इज इट राइट? जो दिया उससे गाड़ी आगे बढ़ाओ, इनटू 100 करके बताओ कितना आ रहा है। स्टूडेंट कह रहा है 20%। सभी लोग चेक करेंगे, बाद में दुर्घटना अगर हुई तो उसके जिम्मेदार आप हैं। बोलो हाँ।
यस, ये था हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल पे कुछ बेसिक एग्जाम्पल। अब आपके सिलेबस में एक और फॉर्मूला है रिटर्न ऑन इक्विटी निकालने का, जिसका नाम है रिटर्न ऑन इक्विटी यूजिंग ड्यूपॉन्ट मॉडल। ओ माय गॉड, ड्यूपॉन्ट मॉडल। ड्यूपॉन्ट एक कंपनी का नाम है यूएसए में, इज इट राइट? उस कंपनी ने यह तरीका डिस्कवर किया है रिटर्न ऑन इक्विटी निकालने का। अ फाइनेंस एग्जीक्यूटिव एट दिस कंपनी EI ड्यूपॉन्ट डी नेमरस एंड कंपनी, ये उसका पूरा नाम है, ऑफ विल्मिंगटन डेलावेयर। कहाँ पर है? यूएस में है ये, डेलावेयर यूएस में है। ठीक है, एक बार मैं डेलावेयर एयरपोर्ट पे उतरा था, इसलिए मुझे याद है कि यूएस में है। क्रिएटेड द ड्यूपॉन्ट सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस इन 1919। तालिया, सेंचुरी हो गई है। This system is used around the world today and serves as the basis for component that what makes us return on equity। तो इन्होंने रिटर्न ऑन इक्विटी को इन्होंने डिटेल में एनालिसिस किया। आपने भी जो कैलकुलेट किया बहुत बेसिक था। उनका कहना है कि रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 3 रेशियो की वजह से अफेक्ट होता है। कौन कौन से 3 रेशियो? एक तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, नेट प्रॉफिट मार्जिन, एसेट टर्नओवर रेशियो, और तीसरा इक्विटी मल्टीप्लायर। तो आपकी बुक में तीनों का मीनिंग और फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, मैं भी बताऊंगा, और फिर उसके ऊपर एक एग्जाम्पल भी नीचे प्रिंटेड है, तो उसको भी हम यूज करेंगे। सो बाई, अब इससे क्या होगा कि 3 फैक्टर आपके रिटर्न ऑन इक्विटी को अफेक्ट कर रहे हैं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ाना हो तो या तो आप नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाओ, या एसेट टर्नओवर रेशियो बढ़ाओ, या फिर इक्विटी मल्टीप्लायर बढ़ाओ, या फिर इक्विटी मल्टीप्लायर। ठीक है, तो कई बार आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन भले कम हो, लेकिन आप एसेट टर्नओवर रेशियो बढ़ाकर रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ा सकते हैं। या मान लो वो भी कम है, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी कम है, तो उन्होंने एक और तरीका बताया है, आप इक्विटी मल्टीप्लायर बढ़ाकर भी रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ा सकते हैं। इज इट राइट? जब 3 नंबर को मल्टीप्लाई करना है, एक्स, वाई और जेड को, तो अगर मैं जेड को भी बढ़ा देता हूं तो मेरा फाइनल कैलकुलेशन तो मुझे ज्यादा फिगर देगा, राइट? By examining each input individually, the source of company's return on equity can be discovered and compared to the competitors. So this will give you a more detailed analysis of return on equity कि आपका रिटर्न ऑन इक्विटी का कारण क्या है, कितना नेट प्रॉफिट से आता है, कितना एसेट टर्नओवर से आता है, और कितना इक्विटी मल्टीप्लायर की वजह से आ रहा है। नेट प्रॉफिट से आप भली भांति मिल चुके हैं। नेट प्रॉफिट यानी नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स, नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है ऑलरेडी, ये रेशियो हमने डिस्कस कर लिया है। हाइयर द नेट प्रॉफिट बेटर इज द प्रॉफिटेबिलिटी एंड हाइयर नेट प्रॉफिट इज प्रेफरेबल। तो कोशिश तो हमारी यही होती है कि हम नेट प्रॉफिट रेशियो इंप्रूव करें, नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू और सेल्स। क्या ये रेशियो हमने ऑलरेडी देख लिया है? यस। जितना ये रेशियो ज़्यादा उतना अच्छा है, उतना आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, और ये रेशियो जितना कम होगा उतना आपके पास लेस रूम फॉर एरर। लेस रूम फॉर एरर मतलब गलती होने का स्कोप नहीं है। फिर जैसे आपकी एग्जाम कौन सी है? सीए एग्जाम है, तो 50% एवरेज लाने पे पास हो जाएंगे। और मैंने एक और एग्जाम पास की है यूएसए की, सीपीए एग्जाम, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। उसमें आपको कितने चाहिए? ओनली, केवल मात्र 75% चाहिए हर सब्जेक्ट में, वो भी इंडिविजुअल, एवरेज भी नहीं। आप तो क्या 40 और 60 लाकर भी निकल जाएंगे। सीपीए एग्जाम में मिनिमम हर सब्जेक्ट में 75, तो मार्जिन ऑफ एरर यहाँ पे बहुत कम है। गलती करेंगे तो पास होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सीए में ठीक है 50 का मार्जिन है ना, करो गलती, करो गलती, 50% तक गलती कर सकते हैं। कौन सी टफ है? मैं तुमको यहाँ पे एफएम पढ़ा रहा हूँ और तुम मुझसे सीए और सीपीए का कंपैरिजन करने के लिए बैठ गए हो।
नहीं, उसके लिए क्लास के बाद पूछना, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन। हाइयर इज बेटर, लोअर इज रिस्की। हाइयर इज बेटर, लोअर इज रिस्की। वो तो मैंने एग्जांपल दिया था आपको रूम फॉर एरर का मतलब समझाने के लिए कि कहां पर आप गलती नहीं कर सकते हो। इज इट राइट? सुधरने का आपको फिर टाइम नहीं मिलेगा। सो मिस कैलकुलेशन विल प्रूव वेरी एक्सपेंसिव। दूसरा रेशियो जो हमने ऑलरेडी देख लिया है, ये भी हमने देख लिया, एसेट टर्नओवर रेशियो। सेल्स अपॉन एसेट, सेल्स अपॉन एसेट, सेल्स अपॉन कैपिटल, सेल्स अपॉन इन्वेस्टमेंट, जो भी बोलना चाहो, दैट इज कॉल्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। हाइयर इज ऑल्सो बेटर, हियर ऑल्सो हाइयर इज बेटर। तो जितना आप ये रेशियो ज्यादा करेंगे आपका रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ेगा। कई बार कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन कम हो सकता है, तो वो कंपनी अपना रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ाने के लिए क्या करेगी? एसेट टर्नओवर रेशियो बढ़ाएगी। उसी एसेट को आप ज्यादा से ज्यादा उससे सेल्स जनरेट करने की कोशिश करेंगे। पहले 8 आवर्स काम करते थे उस फैक्ट्री में, तो अब डबल शिफ्ट में करेंगे 16 आवर। एसेट तो वही है, डबल क्या ट्रिपल शिफ्ट करेंगे 24 आवर। तो एसेट ज्यादा आप यूज करेंगे, ज्यादा रोटेट करेंगे, तो भी आपका रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ सकता है, ठीक है। कुछ कंपनी का प्रॉफिट कम, टर्नओवर ज्यादा होता है, एसेट टर्नओवर। कुछ कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है बट एसेट टर्नओवर भी कम हो सकता है। अब जो नया चीज जो आप सीख रहे हैं वह इक्विटी मल्टीप्लायर। इक्विटी मल्टीप्लायर मीन्स एसेट्स अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी, एसेट अपॉन शेयर होल्डर इक्विटी, दैट इज कॉल्ड इक्विटी मल्टीप्लायर। जैसे फॉर एग्जांपल ये बैलेंस शीट है, एसेट्स 500 है, शेयर होल्डर्स इक्विटी 100 है, तो ये आपका रेशियो आएगा 500 डिवाइड बाय 100। कितना आया? 5 टाइम्स। इसका ये भी मतलब है कि आपने बोरोड मनी कितना यूज किया है? गेस करो, बोरोड मनी कितना यूज किया है? 400। बोरोड मनी की प्रोपोर्शन ज्यादा है। इस रेशियो को बढ़ाना होगा तो क्या करेंगे? इक्विटी मल्टीप्लायर को बढ़ाना हो तो क्या करेंगे? बोरोड मनी बढ़ा दो, इसको कर दो 450 और इसको कर दो 50। अब देखो खेल क्या होगा। अब ये हो जाएगा 500 डिवाइड बाई 50, 10 टाइम्स। तो 10 से 5 की जगह मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ जाएगा। तो इस रेशियो से पता चलता है कि कंपनी कितना इक्विटी यूज कर रही है, कितना डेट यूज कर रही है। अगर डेट यूज ज्यादा करेगी तो रेशियो बढ़ता जाएगा, और इक्विटी ज्यादा यूज करेगी तो रेशियो कम होगा। लेकिन अगर आप डेट ज्यादा यूज करेंगे तो इसका मतलब आप रिस्क ज्यादा ले रहे हैं, इसका मतलब आप रिस्क ज्यादा ले रहे हैं। तो वही मैंने कहा कि रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ाना है, या तो नेट प्रॉफिट बढ़ाओ या फिर एसेट टर्नओवर बढ़ाओ, उनसे भी काम नहीं चल रहा है तो इक्विटी मल्टीप्लायर बढ़ाओ। और इक्विटी मल्टीप्लायर बढ़ाने के लिए आपको डेट ज्यादा यूज करना पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं फॉर्मूले की ओर। इक्विटी मल्टीप्लायर अगर ज्यादा है तो रिस्क ज्यादा है, कम है तो रिस्क कम है। तो अगर आपको रिस्क लेने की बहुत इच्छा है तो ज्यादा होना चाहिए, और रिस्क लेने की इच्छा नहीं है तो कम होना चाहिए। तुम बताओ क्या इच्छा है, रिस्क लेने की इच्छा है या रिस्क नहीं लेने की इच्छा है? हाँ तो तुमसे पूछ रहा हो ना, तुम ही कंपनी हो, तुम बताओ रिस्क लेना अच्छा है या तुम रिस्क नहीं लेना चाहते हो? हाँ तो तुम रिस्क लेना चाहते हो तो तुम ज्यादा रेशियो रखोगे। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, मैं अपनी चैन की जिंदगी जीना चाहता हूँ, ठीक है। तो तुम्हारा क्वेश्चन का जवाब वही है कि आपको रिस्क पसंद है या नहीं पसंद है, ठीक है। और इसका कोई जवाब नहीं कि किसको रिस्क पसंद है और किसको रिस्क पसंद नहीं है। पर्सन टू पर्सन ये डिफर करता है, बराबर। तो अब हम एक ड्यूपॉन्ट कंट्रोल चार्ट के द्वारा रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला देखिए।
इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन मतलब नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू एसेट टर्नओवर। एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला है सेल्स अपॉन एसेट्स इनटू इक्विटी मल्टीप्लायर मतलब एसेट्स अपॉन जो भी आपने देखा था इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स। इसको मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे ना, अगर आप दूर से देखोगे तो क्या लगेगा कि ये सेल्स और सेल्स कट हो जाएगा, एसेट्स और एसेट कट हो गया, और फाइनली क्या बचा, नेट प्रॉफिट विच इज प्रॉफिट डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड। लेकिन इसको हमने अगर इस ढंग से एनालाइज किया तो हमें पता चलता है कि रिटर्न ऑन इक्विटी का सोर्स क्या है, कितना प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से आ रहा है, कितना टर्नओवर की वजह से आ रहा है, कितना इक्विटी मल्टीप्लायर की वजह से आ रहा है। इज इट राइट? तो अगर आप इसको इंप्रूव कर सकते हैं बहुत अच्छी बात, इसको इंप्रूव कर सकते हैं बहुत अच्छी बात, उससे भी काम नहीं चल रहा है तो इसको इंप्रूव करो। लेकिन उसके लिए आपको डेट बढ़ाना होगा, इक्विटी घटानी होगी और रिस्क लेना होगा। तुमने पूछा रिस्क लेना अच्छी बात है कि नहीं, इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। इज इट राइट? कुछ लोग रिस्क लेते हैं जैसे आप लोग, ठीक है, आप लोग भी तो रिस्क टेकर ही है ना। आपको पता नहीं आपने कौन से कोर्स में ज्वाइन किया है, अगर ठीक से किसी ने आपको उस दिन रिस्क के बारे में बताया होता तो शायद तुम्हारा डिसीजन बदल जाता। हो सकता है तुमने अनजाने में रिस्क ले लिया। इज इट राइट? उसका रिवार्ड मिलेगा अभी। सही बात है, रिस्क और वाह, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। एक काम करो, जंगल में जाओ और शेर के साथ ऐसे शेक हैंड करना, हाँ, तुमको पूरा रिटर्न एक ही साथ मिल जाएगा। तो चलिए, क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है लेकिन उसका आंसर बुक में दिया हुआ है, तो सिर्फ समझने की कोशिश करते हैं। अभी एक कंपनी है, उसका रेवेन्यू दिया हुआ है 29,261, नेट इनकम दिया है 4,212, एसेट दिया हुआ है 27,987 और शेयर होल्डर्स इक्विटी दिया हुआ है। और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कैलकुलेट रिटर्न ऑन इक्विटी यूजिंग ड्यू पॉन्ड मॉडल। तो आप क्या करेंगे, आप रिटर्न ऑन इक्विटी का पहले फॉर्मूला लिखेंगे, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू सेल्स अपॉन एसेट्स, फिर इंटू एसेट्स अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी, जो इक्विटी शेयर होल्डर फंड लिखा हुआ ऊपर। अगर स्पेसिफिकली ड्यू पॉइंट पूछे तो ये आपको फॉर्मूला यूज करना है, अदरवाइज डायरेक्टली नेट प्रॉफिट अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी से भी आंसर आ जाता है। अब इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने आपके बुक में नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाला है, यानी नेट इनकम डिवाइड बाय सेल्स, तो ये आंसर आ रहा है 0.14439। आप भी जरा चेक करो, नेट प्रॉफिट 4212 डिवाइड बाय 29261 करेंगे, उसके बाद सेल्स अपॉन एसेट, सेल्स कितना है 29261 डिवाइड बाय 27987, तो ये आ रहा है 1.0455। और उसके बाद आप क्या करो, ये एसेट डिवाइड बाय इक्विटी करो, तो एसेट डिवाइड बाय इक्विटी किया तो कितना आ रहा है 2.0621 आ रहा है। इज इट राइट? अब आप मुझे सिर्फ इन दोनों का प्रोडक्ट बताओ कितना है, इन दोनों का आप ही बता पाएंगे। 0.14439 इंटू 1.0455, तो ये करीब 15.095 आ रहा है, इंटू 2.0621, 0.15 आ रहा है। अच्छा ठीक है ना, एक मिनट मोहतरमा, एक मिनट। जीरो 0.15095 आ रहा है, और अब इसको फाइनली मल्टीप्लाई करो
इंटू 100 करके बताओ, करब 31.02% आ रहा है। अब आपको इतनी एक्सरसाइज करवाने के पीछे पर्पस क्या है? अगर मान लो आप इस रेशियो को देखते हैं, सिर्फ थर्ड वाले को देखो, इक्विटी मल्टीप्लायर तो 2.0621 है। इसका मतलब इस कंपनी ने लगभग 50% डेट यूज किया है और 50% इक्विटी यूज किया है। एसेट जो है शेयर होल्डर्स इक्विटी का 2 गुना है। तो 100 रुपए का अगर एसेट है तो 50 रुपए की इक्विटी हुई, तो 50 रुपए आपने डेट यूज किया है, उसकी वजह से 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अगर आपने 100% अगर इक्विटी यूज किया होता तो रेशियो 1 हो जाता। एग्जाम्पल के लिए, अभी कुछ मत करना, 100% इक्विटी यूज करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो फिर हमारा आंसर होता 15.095%। बोलो हाँ। लेकिन आपने डेट जैसे यूज किया, आपका रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ गया, लगभग डबल हो गया 31.02%। और अगर मान लो आपने डेट और ज्यादा यूज किया, सपोज ये 2.0621 की जगह हमने 25% इक्विटी यूज किया और डेट 75, तो ये हमारा रेशियो मान लो 4 हो जाता है। अब देखना 60 पॉइंट समथिंग आएगा। डेट का कमाल, इक्विटी मल्टीप्लायर। इक्विटी मल्टीप्लायर क्या है? इंपैक्ट ऑफ यूजिंग डेट ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी। हाइयर डेट यूज करेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ेगा, लेकिन रिस्क भी बढ़ता है। रिस्क भी, बोलो ना, रिस्क भी बढ़ता है, क्योंकि डेट ज्यादा होना मतलब रिस्क बहुत बढ़ता है और कई बार कंपनी पे नहीं कर सकती है। तो इसी का उन्होंने यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है कि सिर्फ नेट प्रॉफिट और एसेट टर्नओवर रेशियो से 15.04% जनरेट हो रहा है, लेकिन आपने डेट यूज किया है, उसकी वजह से आपका रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़कर 31.02% हो गया है। ओके, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे जवान।